ढोला मारूरा दूहा आज का विषय है, जो कि बीए पार्ट फर्स्ट की हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र का पहला अध्याय है। ढोला मारूरा दूहा राजस्थान का सुप्रसिद्ध लोक काव्य माना जाता है। ढोला मारू की प्रेम कथा राजस्थान में बहुत अधिक लोकप्रिय रही है, क्योंकि ये काव्य मानव की कोमल भावनाओं का अंकन करता है। इस प्रेम गाथा में संयोग तथा वियोग, श्रृंगार के मधुर एवं मर्यादित चित्र देखने को मिलते हैं। इसे राजस्थान का जातीय काव्य भी माना जाता है। इसे लोक काव्य भी कहा जाता है। इस काव्य का नायक ढोला कछवाहा वंश के राजा नल का पुत्र था, जबकि मारवाणी पुगल राजा के पिंगल की पुत्री थी। वह बहुत अधिक सुंदरी थी। ढोला और मारवाणी की ये प्रेम कथा लोगों के कंठ का हार रही है। समय समय पर इसमें परिवर्तन और परिवर्धन होते रहे हैं, अतः यह किसी एक व्यक्ति की रचना नहीं कही जा सकती है। यह काव्य दूहा छंद में लिखा गया है। कुछ संस्करणों में कुशल लाभ की चौपाइयाँ और गद्य वार्ता भी मिलती है, किंतु इसका प्रमुख छंद दूहा छंद ही है। इस रचना के रचनाकार कुशल लाभ को माना जाता है। कथा कुछ इस प्रकार है। ढोला के पिता राजा नल अकाल के समय पुष्कर में आते हैं और वहीं अकाल का समय व्यतीत करते हैं। राजस्थान की धरती संकटों की धरती रही है। यहाँ के लोगों को अनेक प्रकार के संकट समय समय पर देखने को मिलते रहे हैं, उनको झेलते रहे हैं। यहाँ के लोगों की जिजीविषा बहुत ही अदम्य है। यहाँ कभी अकाल देखने को मिलते रहे हैं, कभी बाढ़, कभी सूखा, कभी भूखमरी, कभी तूफान। इस तरह की समस्याएं राजस्थान के वासियों को प्राय झेलने की आदत सी है। तो उस समय भी सुविधाओं के अभाव थे। अकाल का समय था। राजा नल अपने परिवार सहित अपने राजधानी को छोड़कर पुष्कर में आकर के डेरा डालता है और वहीं मारू के पिता भी आए हुए होते हैं। कुछ समय साथ रहने पर दोनों राजाओं में आपसी दोस्ती हो जाती है और राजस्थान में प्राय ऐसा देखने को मिलता है कि जब दो व्यक्तियों में दोस्ती हो जाती है, उस दोस्ती को और अधिक प्रगाढ़ और स्थायित्व देने के लिए वो एक सामाजिक बंधन में बनते हैं। तो इन राजा नल और पिंगल दोनों ने ये सोचा कि दोनों के पुत्र पुत्रियों का आपस में विवाह कर दिया जाए, जिससे क्या है कि उनकी दोस्ती स्थायी रहेगी और एक सामाजिक रिश्ता भी बना रहेगा। इसलिए ढोला और मारू दोनों का विवाह कर दिया जाता है। दोनों ही बहुत छोटे बालक थे उस समय। विवाह का बंधन क्या होता है, उसका क्या मतलब है, ढोला और मारू ज़्यादा नहीं जानते थे। माँ बाप ने जो किया उन्होंने वैसा कर दिया। खैर, अकाल का समय बीता। ढोला के पिता राजा नल वापस अपने ढोला के पिता राजा नल वापस अपने राज्य में चले गए और धीरे धीरे समय बीतता गया। वे अपने मित्र की बात को भी भूल गए और धीरे धीरे ढोला और मारू का जो विवाह था उसकी याद भी धुंधली पड़ती गई। ये मानकर कि छोटे बच्चों का सामान्य जो विवाह हुआ था, हो सकता है कि वो मारू के पिता भी भूल गए हों। यह सोच कर के ढोला जब जवान हुआ
तो उसके पिता ने ढोला का दूसरा विवाह कर दिया। ढोला को भी इस बात की खबर नहीं थी कि बचपन में उसका विवाह हुआ था। इधर मारू भी जब जवान हुई तो उसकी सहेलियों ने उसको छेड़ना शुरू किया, हंसी ठिठोली की। उसने अपनी माँ से कहा, वो उसकी सहेलियाँ उसे कुछ न कुछ कह करके चिढ़ाती रहती हैं, हंसी ठिठोली करती रहती हैं। तो उसकी माँ ने बताया कि बेटी तुम्हारा विवाह राजा नल के पुत्र ढोला से हो चुका है, इसलिए वो एक दिन तुम्हें लेने के लिए ज़रूर आएगा, तो उसका इंतज़ार कर। मारू ने बहुत समय तक इंतज़ार किया। ढोला आए तो कैसे आए क्योंकि ढोला को ये पता ही नहीं है कि उसका पहले मारू से विवाह हो चुका है। वो अपनी पत्नी मालवनी के साथ खुश था। मालवनी को ये खबर कहीं से लग गई। वो इसलिए लगी कि जब मारू ने देखा कि ढोला नहीं आया, उस समय यातायात के साधन इतने संपन्न नहीं थे, व्यक्तियों को संदेश लेकर भेजा जाता था। तो मारू ने ढोला के पास अनेक संदेश वाहकों को समय समय पर भिजवाया और उन संदेश वाहकों के जरिए मालवनी को ये पता चल गया कि ढोला का पहले कहीं विवाह हो चुका है, और अगर ढोला को पता चल जाएगा तो हो सकता है ढोला उसे छोड़ करके अपनी पहली पत्नी के पास चला जाए, उसका प्रेम कम हो जाएगा, उसका मारू ढोला पर आधिपत्य नहीं रहेगा। यह सोच करके वो घबरा गई और इसलिए जो भी संदेश वाहक आए उनके संदेश ढोला तक पहुंचने नहीं दिए। किसी को मरवा दिया, किसी को कैद करवा दिया, किसी को डरा के भगा दिया। निष्कर्ष ये रहा कि ढोला तक मारू की बात या उसका संदेश नहीं पहुंचा। इधर मारू का यौवन पूर्ण चरम पर पहुंचा। उसे अपने पीरे की याद और अधिक आने लग गई। यह सोच कर के उसकी साथ की सहेलियों के विवाह हो चुके हैं, वह अपने प्रियतमों के साथ जीवन व्यतीत कर रही हैं, उसे अपने पीरे की याद और अधिक परेशान करने लगी। इसलिए उसने अपनी पिता की सलाह से ढाडी को बुलाया। ढाडी राजस्थान में एक जाति विशेष होती है जो कि गाने बजाने या गीत गा कर के अपना गुजर बसर करते हैं। ये इनको उस समय संदेश वाहक के तौर पर भी राजा महाराजा अन्य लोग काम में लेते थे। ये बहुत ही चतुर माने जाते हैं। ये अपने भेष बदलने में भी बहुत माहिर माने जाते हैं। यही सोच करके के मारू ने ढोला को बुलाया और कहा कि तुम किसी भी तरह से मेरे प्रियतम के देश जाओ और मेरे प्रियतम ढोला को ये बताओ कि उसकी मारू जवान हो चुकी है, उसे अपने प्रियतम की याद आ रही है, वो अपने प्रियतम से मिलना चाहती है, वो तुरंत मिलकर के उसकी विरह वेदना को शांत करे। और बताया कि तुम इस तरह से जाकर के उसे कथा कहो, मेरी विरह वेदना कहो, जिससे कि ढोला सुन कर के तुरंत तरस खा करके मुझसे मिलने के लिए वहाँ से दौड़ पड़े। ढाडी ने वहाँ से विदा ली। जैसे तैसे करके वहाँ ढोला के प्रदेश पहुँचा। वहाँ जिस महल में ढोला रहा करता था, उस महल के ठीक सामने ऊंचे टीले पर रात को उसने अपना डेरा डाला। और रात के ढलने के बाद ढाडी ने अपना विरह राग सुनाया। उस विरह के राग में मारू की कथा पिरोई गई थी। मारू के दुख की कड़ियाँ थी उसमें, मारू के हृदय की मार्मिक वेदना छिपी थी। ढोला ने वो पूरी कथा, वो पूरा गीत, पूरी वेदना सुनी तो उसे लगा कि ये गाने वाला व्यक्ति
वास्तव में सच्चे हृदय से किसी की पीड़ा को व्यक्त कर रहा है। जिस किसी युवती के साथ भी ये घटना घटी है, जिस किसी की युवती के प्रेमी ने उसके धोखा दिया है, वो निस्संदेह ही ठीक व्यवहार नहीं है। आखिर वो कौन है युवती, आखिर कौन उसका प्रियतम है, इसका पता करना चाहिए। सुबह जब हुई, ढोला ने उस ढाडी को अपने पास बुलाया और पूछा कि तुम किसकी वीर कथा गा रहे थे। तो उसने बताया, है राजकुमार, मैं मारू की कथा गा रहा था। मारू का विवाह यहाँ के राजकुमार ढोला के साथ हुआ है। वो उसे भूल गया है और वो युवा हो गई है। उसे अपने प्रियतम की याद आ रही है, वो उससे मिलने के लिए तरस रही है। उसने अनेक संदेश भेजे पर उसके प्रियतम तक वो संदेश नहीं पहुँचे। तब ढोला ने जाना कि ये तो वास्तव में ही उसकी कहानी है। तो उसने और विस्तार से बात पूछी कि वो उसे कैसे जानती है। तो उसे बताया कि बहुत बचपन में उनका पुष्कर में विवाह हुआ था और इसलिए वो अपने उस पति का, उस प्रियतम का इंतज़ार कर रही है। ढोला के बात सुनकर के बहुत दुख पहुंचा कि उसके बिना उसकी प्रियतमा कितनी दुखी है, व्याकुल है, और उसे ये बात का भी पछतावा हुआ कि उसने दूसरी शादी क्यों की। पर उसको पता ही नहीं था इस बात का कि पहले उसकी शादी हो चुकी है। इसलिए वो मारू से मिलने की योजनाएं बनाता है। परंतु मालवणी बहुत ही सजग और सतर्क थी। उसे मालूम पड़ गया कि ढोला सारी हकीकत जान गया है, इसलिए वो न जाने के लिए मना करती है कि तुम वहाँ मत जाओ। अभी बारिश का मौसम है, वहाँ टीले के टीले बारिश में बह जाते हैं, अचानक नदियाँ आ जाती हैं, बह जाओगे। इसलिए है प्रियतम, बारिश में मत जाओ। जब गर्मी की ऋतु आती है तब कहती है प्रियतम, उस इलाके में बहुत भयंकर लू चलती हैं, पेड़ सूख जाते हैं, ज़मीन आवे की तरह तपने लग जाती है, रास्ते में तप करके जल करके भस्म हो जाओगे। इसलिए प्रियतम, तुम ऐसी भयंकर गर्मी में मत जाओ। ऐसे टालते टालते बहुत समय व्यतीत हो गया, पर ढोला अपने प्रियतमा से मिलना चाहता था। इसलिए वो समझ गया कि उसकी जो दूसरी पत्नी मालवणी है वो उसे रोकना चाहती है। इसलिए उसने बिना बताए अपने नौकरों को कहा कि एक अच्छा सा ऊँट देख करके लाओ जो कि बहुत तेज़ दौड़ता हो। मालवणी को ये भी पता चला कि जिस ऊँट को ले जा रहे हैं, तो उसने उस ऊँट को लालच देने की कोशिश की कि तू बहाना कर ले कि मेरे पाँव में कांटा लगा है, मैं नहीं चल सकता। परंतु ऊँट ने कहा कि नहीं, मेरे मालिक का आदेश मैं मानूंगा, मैं बहाना नहीं कर सकता, मैं तुम्हारी बात में नहीं आने वाला। इसलिए उसकी बात नहीं मानी। ये कवि की अपनी कल्पनाएं हैं, जानवरों के जरिए अपनी बात कहलाना, जानवरों के मुँह से आदमी जैसी भाषा में बात करवाना। हमारे लोक साहित्यों में और प्राचीन साहित्य में इस तरह की लोक कथाएँ, इस तरह की कथाएँ बहुत देखने को मिलती हैं। तो ढोला मारू का दोहा में भी इस तरह की कथाएँ गूँथी गई हैं बीच बीच में पशु पक्षियों के जरिए। खैर, ढोला उस ऊँट को लेकर के चलता है और धीरे धीरे अनेक प्रकार के कष्ट सहन करता करता मारू के देश में आकर के उससे मिलता है। वहाँ कुछ दिन वे लोग दोनों रहते हैं और बाद में कुछ दिन व्यतीत होने के बाद में फिर अपनी मारू को लेकर के अपने देश की ओर प्रस्थान करता है। रास्ते में अनेक प्रकार के संकट आते हैं, पर उन संकटों को पार करते हुए वे अपने प्रदेश में पहुंच जाता है। एक दोहा ढोला मारू के दोहा से प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसे इसकी भाषा और इसका सौंदर्य आपको पसंद आएगा, अच्छा लगेगा और पता चलेगा कि ढोला मारू दोहा में किस प्रकार के दोहे रखे हैं, किस प्रकार का सौंदर्य है, किस प्रकार की रचना है।
शेष इन दोहों का जो सौंदर्य है वो अगले यूट्यूब वीडियो में मैं रखूँगा। तो एक दोहा आप सुनिए। ढाढ़ी जय साहिब मिलई, यूँ दाखविया जाई, जौवन कमल विकासयु, भमर न बसई आई। यानी हे ढाढ़ी, तुम जब जाओ तो उसे बता देना, मेरे प्रियतम से ये कहना कि यौवन रूपी कमल विकसित हो गया है और तुम भंवरा बन कर के उसका उपभोग करो। इसी के साथ धन्यवाद। शेष अगले वीडियो में। आप सभी का आभार। धन्यवाद।